इमेजिन कीजिए आपका कोई केस कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है और आपको रोजाना उस केस के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। न्याय की जगह आपको सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड। आप एकदम परेशान हो चुके हैं और कैसे भी उस केस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको एक इंसान मिलता है जो कहता है कि मैं एक ऐसे जज को जानता हूं जिसकी खुद की अदालत है और वो तुम्हारा केस चुटकियों में खत्म कर सकता है, लेकिन खर्चा आएगा। आप पूछते हैं कितना खर्चा आएगा? वो कहता है यही कोई 20-25 लाख रुपया। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आप 20-25 लाख रुपया खर्च करके उस जज के थ्रू केस को उसकी अदालत में रफा दफा करवाएंगे या फिर नहीं? अब देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर करोड़ों का फायदा हो रहा है तो 20-25 लाख रुपए खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे जो केस सालों से अटका पड़ा है कोई अपनी अदालत में चुटकियों में कैसे सॉल्व करवा सकता है। अब देखिए, कैसे सॉल्व करवा सकता है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के जरिए, और जो लोग पैसे देकर केस को सॉल्व करवाने के फेवर में थे उनके साथ क्या हो सकता है वो भी आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ही मामला रियल में भी हुआ था। गुजरात में एक आदमी ने लोगों को 5 साल तक नकली जज बनकर बहुत ज्यादा लूटा। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ क्योंकि उसके पास खुद की अदालत थी। मतलब उसने अपने ऑफिस को वैसे ही बनाया जैसे रियल में अदालत होती है। देखिए, अदालत में जज की कुर्सी होती है, विटनेस बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो इसकी अदालत भी सेम टू सेम वैसी थी जैसी रियल होती है। इसके अलावा दोस्तों नकली जज साहब के बात करने का जो लहजा था वो भी असली जज जैसा ही था। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस इंसान पर पहले से ही कई सारे फ्रॉड के केस चल रहे थे, तो किसी को भी उस पर शक कैसे नहीं हुआ और पुलिस की उस पर नजर क्यों नहीं थी? जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कभी आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, और अगर हुआ था तो कितने रुपए का हुआ था। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 37 साल के मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के एक शख्स से, जो ना कोई वकील था और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, मगर फिर भी उसके शातिर दिमाग ने उसे 5 साल तक जज की कुर्सी पर बैठाए रखा। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये सब कुछ किया कैसे। देखिए, साल 2019 में मॉरिस ने गुजरात के गांधीनगर में एक ऑफिस लिया और उसके बाद में उसको डेकोर करना शुरू किया। उसने रूम की दीवारों पर देश के महापुरुषों और जजेस की फोटो लगा दी और असली कोर्ट रूम जैसा दिखने वाला फर्नीचर बनाया। उसके बाद में जज के कपड़े से लेकर क्लाइंट के सिटिंग अरेंजमेंट तक सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही था जैसा रियल कोर्ट में होता है। टाइपराइटर्स, लॉ और जुडिशरी से रिलेटेड कई सारी बुक रख दी और यहाँ तक कि कुछ नकली स्टाफ को भी हायर कर लिया था। फिर दोस्तों जब भी कोई इंसान उसके पास केस को लेकर आता तब उसे यही लगता कि सचमुच वो किसी अदालत में ही है और उसे जरा भी शक नहीं होता कि मॉरिस की ठगी का वो शिकार बन रहा है। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं वो अक्सर कोर्ट में सालों तक फंसे रहते हैं। सो मॉरिस इसी चीज का फायदा उठाया करता था और वो ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाता जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के थक चुके होते थे। अब देखिए, जब भी कोई क्लाइंट मॉरिस के पास आता तो सबसे पहले तो वो उनसे एक लॉ प्रोफेशनल की तरह बात करता और क्लाइंट को भरोसा दिलाता कि वो उनका केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा देगा। और दोस्तों सारा तामझाम देखकर मैक्सिमम लोगों को यही लगता कि वो एकदम जेन्युइन इंसान है। उसके बाद में वो क्लाइंट से उनके केस की पूरी इंफॉर्मेशन लेता और फिर उन्हें बताता कि वो एक गवर्नमेंट आर्बिट्रेटर है। अब दोस्तों ये आर्बिट्रेटर क्या होता है जल्दी आपको पता चलेगा। आप बस यूं समझ लीजिए कि वो बकायदा सुनवाई भी करता और हमेशा अपने क्लाइंट के पक्ष में ऑर्डर सुनाता था। उसके बाद में उसके क्लाइंट्स को लगता कि वो केस जीत गए और खुशी खुशी उसकी मुंह मांगी फीस उसको दे देते। दोस्तों जरा सोच के देखिए किसी इंसान में कैसे इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो कानून के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सच्चाई की जमीन पर झूठ के जो पांव होते हैं वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, और मॉरिस के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। देखिए, मॉरिस के पास जमीन से जुड़ा एक केस आया जिसने मॉरिस की पोल खोल दी। दरअसल हुआ क्या, ये मामला अहमदाबाद के एक सरकारी जमीन का था जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आती थी। उस पर एक शख्स ने अपना दावा ठोक दिया था और वो चाहता था कि जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नाम पे रजिस्टर हो जाए। अब देखिए, असली कोर्ट के अंदर ये जो मामला था काफी सालों से अटका हुआ था। सो ये केस मॉरिस के पास आ गया। अब मॉरिस ने उससे कहा कि मैं जल्दी तुम्हारा नाम इस जमीन के रिकॉर्ड में रजिस्टर करवा दूंगा, बस उसके बदले में तुम्हें मुझे 30 लाख रुपए देने होंगे। फिर क्या था, उसने फेक सुनवाई की और एक नकली ऑर्डर पास करवा दिया जिसमें उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दिया कि वो उस क्लाइंट का नाम जमीन के रिकॉर्ड में जोड़ दे। उसके बाद में उसका जो क्लाइंट था वो फेक ऑर्डर को सिटी सिविल कोर्ट में पेश करता है और डिमांड करता है कि कोर्ट उसके फेक ऑर्डर को असली मानकर उसे लागू कर दे। यहां तक कि फेक ऑर्डर को पास करवाने के लिए मॉरिस ने एक वकील के जरिए सिटी सिविल कोर्ट में अपील भी दायर की थी। लेकिन दोस्तों जब सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई ने उस ऑर्डर को एकदम ध्यान से नोटिस किया तब उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया, और जब उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू की फिर कहीं जाके उन्हें पता चला कि ये ऑर्डर तो पूरी तरीके से फेक था, क्योंकि ना तो मॉरिस को कोर्ट ने एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था और ना ही उसे किसी लीगल अथॉरिटी
ने मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का राइट दिया था। उसके बाद में देसाई ने तुरंत करंज पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट की और उसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। तब जाके मॉरिस की असलियत सबके सामने आई और 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने मॉरिस को तुरंत अरेस्ट कर लिया। उसके बाद में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 170 यानी कि नकली ऑफिसर होने का झूठा दावा करने का और धारा 419 यानी कि फ्रॉड करने के लिए फेक आइडेंटिटी बनाने का केस दर्ज किया गया। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे जब मॉरिस ये पिछले 5 साल से कर रहा था तब किसी को भी इसकी भनक क्यों नहीं लगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने खास तरह के कानूनी प्रोसेस का फायदा उठाया। देखिए असल में होता क्या है, सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 89 के तहत कोर्ट किसी भी केस को अदालत के बाहर निपटाने की परमिशन देती है। मतलब सिविल कोर्ट में अक्सर लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज को मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है, जिसे एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। अभी एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेटर के बारे में। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई इशू है तो वो मिलकर किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं या फिर किसी आर्बिट्रेशन बॉडी जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से भी आर्बिट्रेटर ले सकती है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान उठ के आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता। अक्सर जो लॉयर्स होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं या फिर लीगल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आर्बिट्रेशन से जुड़ी सर्टिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनका फैसला भी वैसा ही माना जाता है जैसे कोर्ट का फैसला होता है। सो मान लीजिए दो लोगों ने मिलकर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया तो आर्बिट्रेटर जिसके भी हक में फैसला सुनाएगा वो फाइनल फैसला होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मीडिएटर के बारे में। देखिए जो मीडिएटर होते हैं उनका फैसला फाइनल नहीं होता, ये दोनों पार्टीज की चॉइस होती है। अगर वो चाहे तो उनको मान सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, मीडिएटर्स बनने के लिए भी सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे कि मीडिएशन सर्टिफिकेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ट्रेनिंग। अब इस केस में जो हमारे नकली जज साहब थे उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ था, लेकिन वो सबके सामने अपने आप को एक आर्बिट्रेटर की तरह प्रेजेंट करते थे। फिर लोगों के जमीन से जुड़े केसेस को सॉल्व करने के नाम पर उनसे मन चाहे पैसे वसूलने लगते। और दोस्तों किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस की दीवारों पर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के नकली सर्टिफिकेट्स भी लगाए हुए थे। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के केसेस से हमारी सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इंपैक्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट। देखिए मॉरिस की ठगी ने जुडिशरी सिस्टम और आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर लोगों का जो भरोसा था उसको कमजोर कर दिया। अब कई लोग तो असली आर्बिट्रेटर और लीगल प्रोफेशनल से भी सलाह लेने में 2 बार सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखिए मॉरिस ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स और अथॉरिटीज का नाम लेकर उनकी क्रेडिबिलिटी को कितना खराब किया है। खास करके उसने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम का मिसयूज किया था। दूसरा, इकोनॉमिकल लॉसेस टू विक्टिम। अब देखिए दूसरा इंपैक्ट यही पड़ने वाला है कि जो लोगों ने भी मॉरिस से अपने केसेस को सॉल्व करवाने के लिए फीस दी थी उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई गवा दी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मॉरिस आर्बिट्रेशन के लिए 30 लाख रुपए तक फीस चार्ज करता था। मतलब जरा सोच के देखिए 5 साल में उसने कितने लोगों से कितने सारे रुपए लिए होंगे, मतलब करोड़ों का स्कैम किया था। अब देखिए जिन लोगों की जमीन किसी विवाद में अटकी हुई है उसका फैसला भले ही मॉरिस ने दे दिया हो, लेकिन वो एक्चुअल फैसला तो है नहीं, तो मतलब उनका विवाद भी सॉल्व नहीं हुआ और साथ ही साथ में उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो गया। तीसरा, अवेयरनेस अमंग पीपल। देखिए इस मामले के सामने आने के बाद में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के प्रोसेस को लेकर लोग और भी ज्यादा सतर्क होने लग गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अब तो लोग इस तरीके के फ्रॉडुलेंट आर्बिट्रेटर से बचने के लिए सबसे पहले तो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और जिन लोगों का फैसला किसी आर्बिट्रेटर ने सुनाया है वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करते हैं कि वो एक्चुअल में सही तो है ना, कहीं फ्रॉड तो नहीं। चौथा, इंपैक्ट ऑन पुलिस एंड जुडिशरी सिस्टम। देखिए मॉरिस के मामले से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसे फ्रॉड करने वाले नकली आर्बिट्रेटर के खिलाफ पहले से एक्टिव होने की वार्निंग मिल गई थी। अब कोर्ट ने भी सारे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन प्रोसेस को और भी बारीकी से मॉनिटर करने का फैसला किया है। अब देखिए फेक ऑर्डर्स और अपील की वजह से कोर्ट में पहले से पेंडिंग केसेस की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। अब जुडिशरी सिस्टम को उन केसेस को सुलझाने और अपने सिस्टम की रेपुटेशन बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मॉरिस ने इस तरीके का फ्रॉड पहली बार नहीं किया था, क्योंकि ये ठग पहले से ही ऐसे कई सारे कारनामों में माहिर था। साल 2006 में वो फेक वीजा घोटाले में गिरफ्तार भी हुआ था। उस टाइम उसके पास 9 फेक पासपोर्ट थे और नकली वीजा भी बरामद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों साल 2015 में भी अहमदाबाद के मणिपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ फ्रॉड का केस ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। उसने BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कानून का लाइसेंस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए। उसने दावा किया कि उसने साल 2002 में दिल्ली के अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से LLB की डिग्री ली थी। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो वो थी कि वो जो संस्थान था BCI के थ्रू सर्टिफाइड था ही नहीं। उसने खुद को IBC यानी कि इंटरनेशनल बार काउंसिल का मेंबर भी बताया था। लेकिन दोस्तों गुजरात बार काउंसिल ने साफ कह दिया कि IBC की मेंबरशिप का मतलब ये नहीं कि वो भारत में इस तरह की लीगल प्रैक्टिस करने का राइट रखता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। देखिए जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मॉरिस खुद को जज मानने की जिद पे अड़ा रहा और उसने कहा कि उसे जज कह के ही बुलाया जाए। यहां तक कि उसने पुलिस पे भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसको फिजिकली टॉर्चर करके जबरदस्ती उससे बयान लिखवाया है। हालांकि दोस्तों
कोर्ट ने उसे 11 दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि मॉरिस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। वैसे दोस्तों मॉरिस की इस केस स्टडी से हम सभी को एक बात तो सीखने को जरूर मिलती है कि लीगल प्रोसीडिंग और आर्बिट्रेशन को लेकर सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी वकील, आर्बिट्रेटर या किसी लीगल ऑफिसर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। उनकी डिग्री और सर्टिफिकेशन अगर देखने को मिले तो जरूर देखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें बिना हिचकिचाए ये चेक जरूर करना चाहिए कि उनके पास लीगल अथॉरिटी है या फिर नहीं। वरना दोस्तों मॉरिस जैसे और भी कई लोग हो सकते हैं जो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आखिर में एक और चीज बोलना चाहूंगा, आपके जो लीगल मैटर्स होते हैं वो अनजान लोगों से डिस्कस मत कीजिए। कोर्ट और सिस्टम पे भरोसा रखिए। हो सकता है आपको लेट न्याय मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।